हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने 180 प्रश्न पूरे किए थे, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 181 से, ठीक है। तो सीरीज का 181 नंबर प्रश्न है, लेकिन आज का पहला प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो इसको ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। ये चीज़ जरूर हमेशा हम आपको बताते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है कि सही नहीं है पूछा गया या फिर पूछा गया सही है, ठीक है। तो सही नहीं है बताना है इसमें। तो पहला स्टेटमेंट है किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत होती है। सही है कि गलत है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि पैसे की जो सट्टा मांग होती है ब्याज दर से विपरीत होती है। तो ये क्या गलत है कि सही? ये भी सही है। तो जब दोनों ही सही हैं, इसमें से गलत कोई नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर इसका होना चाहिए डी, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसका डी सही उत्तर है। किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत होती है, बात सही है। दूसरा है कि पैसे की जो सट्टे की मांग होती है वो ब्याज दर से विपरीत होती है, ये भी बात सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 182। तो 182 में क्या है कि बताना कौन सा कथन सही है। इसमें सही है बताना है, ये ध्यान रखना। तो सरकार के लिए जो नेट रिजर्व बैंक है, क्रेडिट में रिजर्व बैंक के क्रेडिट के साथ राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है। सरकार के लिए जो नेट रिजर्व बैंक क्रेडिट है उसमें रिजर्व बैंक क्रेडिट के साथ साथ राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है, तो ये बात तो सही है। दूसरा क्या है, डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसमें सभी देयताएं शामिल होती हैं जो लावारिस जमा को छोड़कर मांग पर देय हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है गलत है? तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। चलिए इस हिसाब से कौन सा उत्तर इसका हुआ? आंसर कौन सा हुआ? ए सही उत्तर हुआ इसका। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसकी व्याख्या है इसका सही उत्तर, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है इसकी, गवर्नमेंट नेट रिजर्व क्रेडिट टू गवर्नमेंट में रिजर्व बैंक क्रेडिट के साथ साथ राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है। इसमें क्या है, सरकारों के लिए तरीके और समाधान बताए जाएंगे। अग्रिम ओवरड्राफ्ट सरकारी प्रतिभूति की रिजर्व बैंक की होल्डिंग्स भी रहेंगे। रिजर्व बैंक के रुपए की सिक्कों की रिजर्व बैंक के साथ संबंधित सरकार के काम जमा शामिल रहेंगे, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि डिमांड डिपॉजिट में सभी देयताएं शामिल होंगी जो मांग पर देय होती हैं। मांग पर देय होती हैं, ये ध्यान रखना है। और उनमें करंट डिपॉजिट, बचत बैंक जमाओं की डिमांड, देनदारियों का हिस्सा, क्रेडिट गारंटी के पत्रों के खिलाफ आयोजित मार्जिन जो दी जाती है वो, अतिदेय, सावधि जमाओं में शेष राशि, नकद प्रमाण पत्र और संचय या फिर आवर्ती जमा, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान रखना क्या क्या है, बचत बैंक करंट डिपॉजिट, बचत बैंक की जमाओं की डिमांड देनदारियों का हिस्सा, क्रेडिट गारंटी के खिलाफ आयोजित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमाओं में शेष राशि, नकद प्रमाण पत्र और संचयी या आवर्ती जमा भी इसमें शामिल है। बाकी बकाया टेलीग्राफिक ट्रांसफर टीटी, मेल ट्रांसफर एमटी, डिमांड ड्राफ्ट डीडी, लावारिस जमा ये भी सही है। कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या है कि चेक में क्रेडिट बैलेंस और डिपॉजिट के लिए सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई जमाएं जो मांग पर देय होती हैं, इन सब को क्या किया जाता है इसमें, ये सभी देयताएं शामिल होती हैं डिमांड डिपॉजिट में। डिमांड डिपॉजिट में ये सभी चीज़ें शामिल की जाती हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 183 नंबर। आपने पढ़ा होगा M1 M2 M3 इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसमें बताना सबसे पहले सही क्या है कौन सा। तो M2 और M3 को व्यापक धन के रूप में जाना जाता है। सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट
चलिए दूसरा पहले देख लेते हैं क्या है कि 2009 से 17-18 तक व्यापक धन जो M3 है कि विकास दर घट रही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। M3 देखिए यहाँ पे व्यापक धन की बात हो रही है M3 के लिए, तो M2 कैसे आ गया यहाँ, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो सही बताना था, तो इसमें सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें इसकी व्याख्या देख ले क्या है, बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं M1 और M2 को क्या जाना जाता भाई, संकीर्ण धन के रूप में। ठीक है, M3 और M4 को व्यापक धन के रूप में जाना जाता है। ये ग्रेडिएशन लिक्विडिटी के घटते क्रम में है, ये ग्रेडिएशन लिक्विडिटी के घटते क्रम में है। तो M1 M2 को संकीर्ण और M3 M4 को व्यापक धन के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं M3 जो व्यापक धन है कि वृद्धि 2009 के बाद से गिरावट के रुझान पर रही है। वृद्धि तो हुई है लेकिन गिरावट के साथ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पहले अगर मान लो 10 रुपये बढ़ रहा हो डेली, लेकिन अब क्या है वो कभी 10 हो रहा है, 10 से क्या 9 पे आ गए, 9.5 हुआ, 8.5, ऐसे इस तरीके से घटती दर से वृद्धि तो हो रही लेकिन उसमें भी गिरावट आ रही है। हालांकि 2018-19 के बाद से इसमें मामूली वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से कुल जमा में वृद्धि से प्रेरित है। जो 18-19 के बाद वृद्धि हुई है इसमें मामूली सी, वो क्यों हुई है, क्योंकि ये कुल जमा में वृद्धि हुई है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। दिसंबर 2019 तक 10.4% है। यह जो है दिसंबर 2019 तक की अगर बात की जाए तो ये 10.4% है। ठीक है, अगला प्रश्न है 184 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है मुद्रा जमा अनुपात में मुद्रा जमा अनुपात मुद्रा में जनता के पास मौजूद मुद्रा का अनुपात है जो वे बैंक में जमा रखते हैं, मतलब जमा करते हैं जो बैंक में, वही मुद्रा जमा अनुपात है और ये जनता के पास मौजूद मुद्रा का अनुपात होता है। तो बात सही है। ठीक है, दूसरा है आरक्षित जमा अनुपात मतलब CRR, यही होता ना CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR ये आरक्षित जमा अनुपात जो है कुल जमा वाणिज्यिक बैंकों के भंडार के अनुपात का अनुपात होता है। जो वाणिज्यिक बैंकों का भंडार होता है उसमें कुल जमा जो होता है उसका अनुपात होता है, उसके अनुपात जो होते हैं उसके अनुपात का भी अनुपात है क्या, CRR, ये आरक्षित जमा अनुपात। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पूछा क्या गया गलत कौन सा है, तो आपको बता दें जब गलत पूछा गया तो दोनों ही सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। मुद्रा जमा अनुपात CDR कैश डिपॉजिट रेशियो मुद्रा में जनता द्वारा रखे गए धन का अनुपात होता है। ठीक है, जो वे बैंक जमाओं में रखते हैं, ये ध्यान रखना CDR का मतलब क्या होगा। ठीक, दूसरा है अच्छा सॉरी वो CRR नहीं RDR है। ठीक है, अच्छा आरक्षित जमा अनुपात है, हम कैश रिजर्व रेशियो की बात समझ रहे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आरक्षित जमा अनुपात है ये कुल जमा वाणिज्यिक बैंकों के भंडार के अनुपात का अनुपात होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखने क्या है। अगला प्रश्न है 185 नंबर। इसमें क्या है भाई, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखिए सांविधिक चलनिधि अनुपात उनके जमा के अंश को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, सांविधिक चलनिधि अनुपात जो होता है उनके जमा के अंश को निर्दिष्ट करता है जो बैंकों को RBI के पास रखना चाहिए। बात सही है कि गलत है, सही बताना है इसमें, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है गलत है, सही नहीं है, गलत है। ठीक, बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली जो ब्याज की दर को उधार दर का, बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को उधार दर कहा जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही उत्तर बी हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते क्या भाई, पहला गलत क्यों था, सांविधिक या फिर वैधानिक। ठीक है, तो वैधानिक तरलता अनुपात जो है
बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों में उनकी कुल मांग और समय जमा का कुछ अंश बनाए रखने की आवश्यकता है। तो वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है वो क्या होता है कि बैंकों को निर्दिष्ट तरल परिसंपत्तियों के रूप में उनकी कुल मांग और समय जमा का कुछ अंश बनाए रखने की आवश्यकता जो पड़ती है वही होता है वैधानिक तरलता अनुपात। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि बैंक द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर को रेट या उधार दर कहते हैं। रेट या उधार दर कहते हैं और जिस दर पर बैंक अपने भंडार पर निवेशकों को उधार देते हैं उसे उधार दर ही कहते हैं। ठीक है। दो दरों के बीच का जो अंतर होता है जिससे स्प्रेड कहा जाता है, दो दरों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। और ये वह लाभ होता है जो बैंकों के द्वारा विनियोजित होता है। स्प्रेड जो होता है वो क्या होता है? एक लाभ है जो बैंकों के द्वारा विनियोजित किया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 186 नंबर प्रश्न है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। इसमें बताना है गलत कौन सा है। इसको बोलते हैं 3 टाइम आर। ठीक है। 3 टाइम आर है ये। चलिए इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है रिवर्स रेपो रेट में कमी से देश में मनी सप्लाई घट जाएगी। सही है क्या? मनी सप्लाई घटती है या बढ़ती है? अगर आर रिवर्स रेपो रेट में कमी हो जाए तो देश में मनी सप्लाई घटेगी या फिर बढ़ेगी? ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पहले देखते हैं। यदि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि की जाती तो ग्राहकों के लिए बैंक की उधार दरों में भी वृद्धि होगी। ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला जो है सप्लाई घटती नहीं है बढ़ती है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत बताना था हमें। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लें। 1 मिनट, ए है इसका सही उत्तर। ठीक है। अब देखिए क्या है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक होता, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के मामले में देखें तो देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, यही होता है रिवर्स रेपो दर। मतलब रिजर्व बैंक जब बैंकों से उधार लेता है तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है। ट्रिपल आर उसी को बोलते हैं हम। रिवर्स रेपो दर में क्या है, वृद्धि जब होती तो पैसे की आपूर्ति में कम हो जाएगी, आपूर्ति कम हो जाएगी और इसके विपरीत क्या होगा, बाकी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। अगर इसके दर में वृद्धि होती है तो पैसे की आपूर्ति कम होगी और जब पैसे की आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी, स्थिर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके आगे क्या है, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का मतलब ये होता है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने फंड को आरबीआई के साथ पार्क करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। जब ट्रिपल आर में वृद्धि होगी तब वाणिज्यिक बैंकों को अपने फंड को, मतलब पैसे को आरबीआई के साथ पार्क करने, मतलब शेयर करने या फिर उनको देने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे बाजार में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है। इससे धन की आपूर्ति कम हो जाती है। इसका मतलब यह भी है कि उपभोक्ताओं को ऋण देना जोखिम भरा हो जाता है इस समय। अगर ट्रिपल आर में वृद्धि हो रही है तो इस स्थिति में उपभोक्ताओं को ऋण देना क्या होता है, जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से आरबीआई के साथ पैसा पार करने से जोखिम मुक्त रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी भरपाई के लिए क्या होता है, बैंक जोखिम लेने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं। भाई आरबीआई ले रहा है इनसे उधार तो क्या करेंगे ये लोग उसकी ब्याज दरों में वृद्धि कर देंगे। ठीक है ना। तो कोई उधार लेगा नहीं इनसे, ये चीज़ हो जाती है। और जब उधार लेगा नहीं तो ये जोखिम उठाने से बच जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 187 नंबर प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या है। नकद आरक्षित अनुपात होता है CRR के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा कैश रिजर्व रेशियो तय किया जाता है। बात सही है कि जो मौद्रिक नीति समिति है आरबीआई की, उन्हीं के द्वारा CRR तय किया जाता है। बात सही है। ठीक है। अगला क्या है कि CRR जो है आरबीआई को मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने और मुद्रा
क्या है, मुद्रा स्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था में तरलता की अनुमति देता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सीआरआर क्या क्या काम करता है, क्या क्या काम करता है भाई, आरबीआई को मुद्रा स्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखने सहयोग करता है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक होता है, साथ में अर्थव्यवस्था में तरलता की अनुमति देता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ आपका, सही हो गया। ठीक है, अगला है सीआरआर डिपॉजिट उस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं जो रिवर्स रेपो दर के बराबर होते हैं। ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और जो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब इसका सी सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये सी है, गा नहीं है। चलिए, तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका सी सही उत्तर हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते क्या है, गलत क्यों था तीसरा वाला। देखिए, नकदी के भंडार को बैंक के कुल जमा में रखने के लिए आवश्यक नकदी का प्रतिशत जो होता वही होता कैश रिजर्व रेशियो। नकदी के भंडार को बैंक के कुल जमा, मान लीजिए 100 रुपया जमा हो रहा बैंक में जमा हुआ 100 रुपया। ठीक, अब इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि उनको रखना ही होता, मान लीजिए 10 रुपया इनको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, नकदी के भंडार जो है बैंक का कुल जमा है रखने के लिए आवश्यक जो नकदी का प्रतिशत होता है यही 10 रुपया क्या है, आवश्यक हो जाता है कि भाई आपके पास ये रहेगा। ठीक है, तो जो रहता है यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है ना। भारत में कैश रिजर्व रेशियो का निर्धारण आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है, वो भी कब, समय समय पर होता है, मौद्रिक और क्रेडिट पॉलिसी में किया जाता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा समय समय पर मौद्रिक और क्रेडिट पॉलिसी में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, आरबीआई की शस्त्रागार सीआरआर प्रमुख हथियारों में से एक है। आरबीआई के जो हथियार हैं उनमें सीआरआर प्रमुख हथियार माना जाता है। ठीक है, जो इसे मुद्रास्फीति के एक वांछित स्तर को बनाए रखने, धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने, अर्थव्यवस्था में तरलता की अनुमति देता है। तो ध्यान रखना है कि ये हथियार के रूप में भी यूज होता है, मुख्य हथियारों में से एक है सीआरआर आरबीआई के रूप में। आरबीआई के लिए इसमें क्या क्या काम करता है, ये मुद्रास्फीति के वांछित स्तर को बनाए रखना, धन की आपूर्ति को नियंत्रित करना, अर्थव्यवस्था में तरलता की अनुमति देता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट गलत था, वो क्यों था, इसको देख लेते हैं। कैश रिजर्व या तो बैंक की तिजोरी में रखा जाता है या आरबीआई को भेजा जाता है। ध्यान रखना है कि बैंक की तिजोरी में भी रखा जा सकता है और आरबीआई को भी भेजा जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना भी है इसको। आरबीआई के पास भी भेज सकते हैं इसको और अपने बैंक की तिजोरी लॉकर में भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, बैंकों को उस पैसे पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, मतलब वो 100 में से जो 10 रुपया इन्होंने आवश्यक रूप से रखा है 10 रुपया, इस पर इनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये चाहे आरबीआई के पास रख दें, चाहे क्या करें अपने ही लॉकर में ले जाके सेफ रख दें, लेकिन ज़रूरी है 10 रुपया सेफ बचा के रखना है। ठीक है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता इनको, जो सीआरआर आवश्यकताओं के तहत आरबीआई के पास है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका इसीलिए गलत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही तरीके से सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, की व्याख्या करता है। अब ये बताना हमें। ठीक है ना। तो देखिए, यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को सरकार की संपार्श्विकता के विरुद्ध रातों रात तरलता प्रदान करता है, ऐसा कुछ है। सीमांत स्थायी सुविधा की बात हो रही, सीमांत की बात हो रही। ठीक है, सीमांत की तो बात हो रही, साथ में स्थायी की भी बात हो रही है। तो स्थायी कैसे आएगा, रातों रात के मतलब क्या है भाई, तो रातों रात तरलता से क्या मतलब है। ठीक है, यह एक सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, रात भर के लिए। ठीक है, उधार ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है स्टेटमेंट कि यह वह दर है जिस पर
रिजर्व विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्रों के बिलों को खरीदने या फिर से खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है एमएसएफ के बारे में, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। और अगला स्टेटमेंट है इसका अगला स्टेटमेंट है कि यह एक ऐसी सुविधा जहां बड़ी पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता के लघु दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। ठीक है, बड़ी पूंजी प्रवाह से उत्पन्न जो अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता होती है वो लघु दिनांकित मतलब कम समय के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। तो भाई पहला भी गलत है, ये गलत है, सही व्याख्या करता है, ये पूछा गया ना व्याख्या करता है, ठीक है, तो ए गलत है आपका, सी भी गलत है, सी गलत है, ठीक है ना। फिर आपका डी भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही उत्तर है बी। ठीक है, क्या होता है इसमें कि अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं ना, तो उन वो बैंक लोग क्या करते हैं, बैंक वाले आरबीआई से रात भर के लिए अतिरिक्त राशि उधार ले लेते हैं। एमएसएफ यही होता है। ठीक है, स्टैंडिंग लगी है, स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े, ठीक है, खड़े खड़े, भाई ठीक है, अच्छा दे दीजिए हमें, हम सुबह सुबह आपको देंगे, ऐसी कुछ बात होती होगी। ठीक है, तो स्टैंडिंग मतलब खड़े खड़े, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया बी, इसका सही उत्तर हो गया। देखते हैं इसका बी सही उत्तर, हाँ। चलिए अब देखते हैं क्या है भाई ये सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक सुविधा है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को पोर्टफोलियो में ब्याज की दंड दर पर एक सीमा तक डिपॉजिट करके, ब्याज की दंड मतलब क्या है, अरे जो उन पे लगाए जाते हैं ये दंड वही है, दर पर एक सीमा तक डिपॉजिट करके रिजर्व बैंक से रात भर की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। मतलब जैसे हम बोल दें कि हमें 100 रुपये उधार चाहिए रात भर के लिए, हम आपको कल सुबह 110 रुपया वापस करेंगे, या बोल दें कि 101 रुपया आपको दे देंगे। ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि भाई रात भर के लिए हमें दे दीजिए, हमें थोड़ी ज़रूरत है, हम कल सुबह आपको वापस कर देंगे, ऐसे इस तरीके से। ठीक, यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटके के खिलाफ एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। क्या, कौन प्रदान करता है? एमएसएफ। ध्यान ये भी रखना स्टेटमेंट के रूप में कि सीमांत स्थायी सुविधा या फिर एमएसएफ अप्रत्याशित तरलता झटके के खिलाफ वाणिज्यिक बैंकों को एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बैंक दर में वृद्धि आमतौर पर इंगित करती, बैंक दर में अगर वृद्धि हो रही तो क्या इंगित करती है, ये बताना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्या भाई, सेंट्रल बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा, ऐसा कुछ है क्या? दूसरा देखते हैं बी, सेंट्रल बैंक एक आसान मनी पॉलिसी का पालन कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आसान मनी पॉलिसी का अगर पालन होगा तो ये बैंक दर में वृद्धि क्यों होगी? पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। चलिए, अच्छा वृद्धि करने से फ़ायदा क्या होता है उनको? कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोन लेने या उधार लेने के लिए बैंक के पास कोई नहीं जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि सेंट्रल बैंक एक तंग मुद्रा नीति का पालन कर रहा है, ऐसा है क्या? है, चलिए अगला देखते हैं क्या है कि बाजार की ब्याज दर गिरने की संभावना है। ऐसी कोई संभावना, ब्याज दर गिरने की अगर संभावना होगी तो बैंक दर में वृद्धि क्यों होगी? थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है। ठीक है, तो बी और डी गलत है। ठीक है, इसका सबसे सही है सी आंसर। क्यों? क्योंकि बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करती है, एक तंग मुद्रा नीति का पालन कर रहा होता है उस समय जब बैंक क्या करते हैं, अपने दर में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए तो ऐसा होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका सही उत्तर सी है। एक बैंक दर वह ब्याज दर होती जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा देता है।
देश का केंद्रीय बैंक जो होता है वो घरेलू बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक जो है अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है। ठीक है, अल्पकालिक ऋण होता है, ये ध्यान रखना। बैंक दर का जो प्रबंधन होता है वो एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। बैंक की निचली दरें उधारकर्ताओं के लिए धन की लागत को कम करके अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में मदद करती हैं। की जो निचली दर होती है, अगर दर कम हो जाएगी तो क्या होगा, उधारकर्ता लोगों की भीड़ लग जाएगी और वो क्या करेंगे, उधार लेने के लिए जाएंगे और अपना काम आसानी से धड़ल्ले से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, किसी को दुकान खोलनी है, गए जल्दी से पैसा ले लिए, क्यों, क्योंकि 100 रुपया लेंगे 50 पैसा देना होगा, कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे। ठीक, लेकिन अगर वहीं 100 रुपये पे अगर 10 रुपया ब्याज देना पड़े तो कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है, सोचना पड़ेगा, बहुत बार लोग सोचते भी हैं। और उच्च बैंक दरें अर्थव्यवस्था में शासन करने में मदद करती हैं। एक तो निचली दर होती है वो अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में मदद करती है, और जो उच्च बैंक दर होती है वो क्या करती है, अर्थव्यवस्था में शासन करने में मदद करती है जब मुद्रास्फीति वांछित से अधिक हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति एक सीमा से जब बाहर चली जाती है तो उस समय यही जो उच्च बैंक दरें हैं ये अर्थव्यवस्था में शासन करने में मदद करती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे भी है कि चुस्त मौद्रिक नीति होती है। क्या होती है, जब आरबीआई तरलता को कम करने के लिए दरें बढ़ाता है तो इसी को बोलते हैं चुस्त मौद्रिक नीति। ठीक है ना, आरबीआई तरलता को कम करने के लिए दरें बढ़ा देता है, फिर वही हो जाता है चुस्त मौद्रिक नीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट थे, गलती से तीसरा वाला यही है। ठीक है ना, तीसरा स्टेटमेंट ये रहा आपका। ठीक है ना, चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि आरआरबी अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी एक का एक वैधानिक समर्थन है। बात सही है, 1976 का अधिनियम है। ठीक है, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा की जाती है। बात सही है भी। ठीक है ना, तीसरा क्या है, उनके संचालन क्षेत्र में केवल ग्रामीण क्षेत्र, केवल हमने बोला है कुछ जोर देने वाले शब्द का अगर प्रयोग होता है स्टेटमेंट में तो थोड़ा सा वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है और आप सोचें उस। ठीक है, तो केवल ग्रामीण क्षेत्र शामिल करते हैं तो ये गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर हो गया इसका ए। चलिए व्याख्या देखते हैं, ए है सही उत्तर। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या क्या है। अब देखिए, ग्रामीण बैंकों में ग्रामीण क्षेत्र बैंक अधिनियम 1976 का विधायी समर्थन प्राप्त है। सही बात है, इस अधिनियम ने सरकार को समय समय पर बैंकों की स्थापना करने की अनुमति दी जहां भी इसे आवश्यक माना गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट था कि सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की जाती है। बात सही है। तीसरा है वो मूल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। आरआरबी में शहरी परिचालन के लिए शाखाएं हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है। आरआरबी के में शहरी परिचालन के लिए शाखाएं हो सकती है और उनके संचालन के क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण नहीं शहरी क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है, इसे ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सीबेड 2030 प्रोजेक्ट है एक, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट है एक, इसके बारे में सही कथनों की पहचान करनी है हमें। तो भाई देखते हैं क्या है। परियोजना का जो उद्देश्य है सीबेड 2030 प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रवाल विरंजन को उलट देना, ऐसा भी है क्या। तो ये सही उत्तर बताना है इसमें, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, दूसरा, यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और ग्लोबल कोरल रीफ अलायंस के बीच एक सहयोगी परियोजना है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, इसका सही उत्तर डी हो गया। ठीक, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है भाई, क्यों गलत था। सीबेड 2030 तक वैश्विक महासागर के फर्श की पूरी मैपिंग की सुविधा के उद्देश्य से, पूरे मतलब महासागर के फर्श मतलब इसकी जो धरातल है, ठीक है ना, उसकी पूरी मैपिंग की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है। इसको गिफ्को और निप्पॉन फाउंडेशन के बीच एक सहयोग के रूप में
सहयोगी परियोजना है। तो ध्यान रखना कि गेपको और निप्पॉन फाउंडेशन, ये दो चीज़, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ये गेपको, ग्लोबल कोरल लीफ अलायंस की, ठीक है। तो गेपको और निप्पॉन फाउंडेशन के बीच है, ठीक है ना कि WWF और ग्लोबल कोरल लीफ अलायंस के बीच में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 192 नंबर, क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम जेम अभी समाचार में रहा है, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि इसके बारे में बताना कि इस तत्वावधान में है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस तत्वावधान में है। तो आपको बता दें, ना तो ये उपभोक्ता मामला खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है, ना तो वित्त मंत्रालय, ना कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हो सकता है कि आपके दिमाग में हो सकता है किसानों के लिए है भैया, हो सकता है किसान कल्याण मंत्रालय हो, ठीक है, लेकिन नहीं, ये है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में शामिल किया गया है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है, सी है सही उत्तर इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। वाणिज्य मंत्रालय ने सरकार के लिए एक खुला पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से, खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय ने 2016 के अगस्त में सरकारी ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने, वाणिज्य मंत्रालय ने, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था, सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और नाम है इसका सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाना इसका एक उद्देश्य रहा है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है 193, खोई हुई मोम प्रक्रिया, इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि धातु को क्या करते हैं, उसको लेपन चढ़ाते हैं, फिर गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें डालते हैं, फिर मोम पिघल जाती है, मोम हट जाती है, फिर वो धातु की मूर्ति तैयार हो जाती है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा पहले। तो ये विशिष्ट तकनीकी है जिसका उपयोग वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता था। हमने धातु के बारे में बोल दिया, तो धातु का मतलब धातु से ही संबंधित है, ठीक है, ये चीज़ है। देखते हैं, हाँ इसका उत्तर है ए। ये इतिहास में भी आपने पढ़ा है इसके बारे में। देखते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया बोलते हैं इसको, जिसे कायर परज्यू भी कहा जाता है, ठीक है। धातु की ढलाई की विधि है ये, धातु की ढलाई जिसमें क्या किया जाता है, पिघले हुए धातु को एक सांचे में डाला जाता है, पिघले हुए धातु को किसमें, सांचे में डाला जाता है, जिसे मोम मॉडल के माध्यम से बनाया गया है। एक सांचे में डाला जाता है, वो सांचा कैसा है, मोम मॉडल के माध्यम से बनाया गया है। एक बार मोल्ड बनने के बाद मोम मॉडल को पिघलाया जाता है। जब तैयार हो जाता, मोल्ड बन जाता, मतलब मजबूत हो जाता, तो क्या करते हैं, इसको मोम को पिघला देते हैं और उसे बहा दिया जाता है। यही होती है लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया या खोई हुई मोम प्रक्रिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है 194 नंबर, ठीक है। क्या है 194 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत कौन सा है, ये बताना है आपको। तो भाई देख लेते हैं क्या है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों, स्टेट, ठीक है, STCBS का निरीक्षण करने का अधिकार देता। बात सही है कि गलत है, ठीक है। तो भाई सही है ये, ठीक है। अगला है जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UTFCCC के अनुकूलन कोष के लिए नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई NII के रूप में मान्यता दी गई है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुकूलन कोष के लिए नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में मान्यता दी गई, नाबार्ड को। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया, ठीक है। जो दोनों स्टेटमेंट सही, हमें गलत बताना था, तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ, डी हुआ। इसकी व्याख्या देख लें, सही उत्तर डी है। हाँ कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गलती ना होने पाए,
ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ये 1949 की धारा 35 क्लॉज 6 का नाबार्ड को क्या क्या अधिकार मिलता है कि राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निरीक्षण करने का अधिकार देती है। कौन सा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35(6) नाबार्ड को क्या अधिकार देती है भाई? राज्य सहकारी बैंक होगा, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, उनके निरीक्षण करने का अधिकार देती है। ठीक है। दूसरी चीज़, नाबार्ड को इस निधि के तहत संसाधनों को चैनलाइज करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के डायरेक्ट एक्सेस एंटिटी के रूप में मान्यता दी गई है। नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? जलवायु लचीलापन का उत्सर्जन विकास के उद्देश्य से परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए GCF संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, अगला स्टेटमेंट क्या है, आगे क्या है इसमें? अगला दूसरा वाला स्टेटमेंट था कि नाबार्ड को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अनुकूलन कोष के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, और साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के लिए क्या है? NIE के रूप में नामित किया गया है। किसको? नाबार्ड को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हुआ और पहला, ठीक है, पहला भी सही रहा बहरहाल। चलिए 195 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 195 नंबर प्रश्न, ठीक है, बताना है सही कौन सा है इसमें। RBI की जो कुल देनदारी होती है, RBI की जो कुल देनदारी को मौद्रिक आधार कहा जाता है। RBI की कुल देनदारी को मौद्रिक आधार कहा जाता है। बात सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कि मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक के लिए धन के स्टॉक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब मुद्रा गुणक होता है कुछ को अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक के लिए, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पावर डिस्पैचिंग होगी, धन के स्टॉक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? मुद्रा गुणक को। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए सही उत्तर हो गया इसका सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या सी है सही उत्तर। ठीक है, व्याख्या देख लेते क्या है। व्याख्या है, देश के मौद्रिक प्राधिकरण RBI कुल दायित्व को मौद्रिक आधार उच्च शक्ति वाला धन कहा जाता है। जो मौद्रिक प्राधिकरण है उसमें RBI के कुल दायित्व को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाला धन कहा जाता है। RBI के जो भी दायित्व हैं उन सभी को मौद्रिक आधार या फिर उच्च शक्ति वाला धन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, पहला सही हो गया। दूसरा क्या था कि मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाले धन के स्टॉक के लिए धन के स्टॉक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ? सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके भंडार के कुल आकार से बहुत कम है। देश के जो सभी वाणिज्यिक बैंक के पास कुल जमा राशि है उनके भंडार के कुल आकार से बहुत कम है। मतलब इनके पास ऐसा है क्या कि इनका भंडार है 100 रुपये का, अब ये जमा कर रहे हैं 50 रुपये, ऐसा कुछ है क्या? या 80 रुपये जमा कर रहे हैं, या 95 रुपये जमा कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? हाँ, यही तो कहा जा रहा है कि देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा जो राशि है उनके भंडार के कुल आकार से बहुत कम है। ऐसा तो नहीं है कि है? ऐसा नहीं है। ठीक है, कि ऐसा है? नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, दूसरा क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं उसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त मतलब एक साथ इकट्ठी खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती है। तो बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो गया और पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए सही उत्तर इसका सही बताना था, तो सही उत्तर इसका बी हो गया। ठीक है, ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट सही था। देखते हैं, हाँ बी सही उत्तर है। देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि जो है उनके भंडार के कुल आकार से बहुत बड़ी है।
ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इनमें क्रमशः क्या होता है, टिकाऊ तरलता के इंजेक्शंस, अवशोषण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री दोनों शामिल होती है। तरलता के इंजेक्शन मतलब, इंजेक्शन का मतलब होता है कि उसमें जो तरलता को बनाए रखने के लिए एक समानता, एक सीमा चाहिए होती है, उसे वही है। ठीक है, तो अवशोषण के सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। चलिए 197 नंबर प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है, ये बताना है आपको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, क्या है पहला स्टेटमेंट, कि निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं वो कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है। सही है कि गलत है? तो भाई पहला स्टेटमेंट है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है, तो गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला गलत हुआ। दूसरा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी का कुछ हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के पास भी होता है, तो ये बात तो सही है। इक्विटी का कुछ हिस्सा जो होता है राज्य सरकारों के पास भी होता है इसका। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होती हैं वो क्या होती हैं, राज्य सरकार उनको चलाती है, मतलब उनका कार्यान्वयन कौन करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती हैं, दोनों ही करते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें गलत बताना था हमें, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ, इसके सही उत्तर हो गया इसका ए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। ए है सही, हाँ ए गलत है। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट गलत है इसलिए ए गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को बैंकिंग कंपनियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में परिभाषित माना जाता है। निजी क्षेत्र के बैंक विदेशी बैंकों को बैंकिंग कंपनियों को क्या है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में परिभाषित माना जाता, तो गलत क्यों था ये, देखते हैं कि 2013 की बात कर रहा था इसलिए गलत है। ठीक है, 1949 होगा तब सही है। आरआरबी की इक्विटी में केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक का योगदान इतना उतना होता है, देख लीजिए। केंद्र सरकार के कितना हो गया भाई, 50%। ठीक है भैया, 50 रुपया ये देंगे। ठीक है, राज्य सरकार जो जिस राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश सरकार कितना, 15 रुपया दे देगी भाई, ठीक है ले जाओ। प्रायोजक बैंक जैसे मान लीजिए जो भी बैंक होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, 35 रुपये, लो भाई 35 रुपये हमारी तरफ से रखो। ठीक है, तो 50 15 35 इस तरीके से है। केंद्र में 50 सबसे बड़ा प्रायोजक बैंक है, फिर उसके बाद राज्य का हिस्सा, राज्य सरकार का हिस्सा आता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है ना, इक्विटी में केंद्र का सरकार का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, फिर उसके बाद प्रायोजक बैंक का, फिर उसके बाद राज्य सरकार का, ये ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 198 है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही कथन कौन सा है। भारत में सहकारी समितियां जो हैं आरबीआई के नियामक दायरे में नहीं आती हैं, बात सही है कि गलत है? ठीक है, भारत में सहकारी जो समितियां होती हैं, अभी हमने बताया था ऊपर आरआरबी के बारे में जैसे बताया था, तो सहकारी समितियां भी ये आरबीआई के नियामक दायरे में आती हैं कि नहीं आती हैं, ये बताना है ना। तो देखिए आरबीआई नियामक दायरे में नहीं आती, ये बात सही है। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के उसमें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। कम स्टेटमेंट सरकार, स्टेट राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी इसमें होती है जिम्मेदार। ठीक, दूसरा क्या है कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत और चिट व्यवसाय में संलग्न एक कंपनी एनबीएफसी हो सकती। कंपनी अधिनियम के तहत जो पंजीकृत और चिट व्यवसाय में जो संलग्न कंपनी होती है वो एनबीएफसी हो सकती है। सही है, और सही बताना है इसमें, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है बहरहाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। 1 मिनट, सी है इसका सही उत्तर। ठीक है, देखते हैं क्या है भाई। भारत में सहकारी समितियां एक राज्य का विषय हैं। ठीक है, तो ये राज्य का विषय है सहकारी समितियां, इसलिए ये आरबीआई के नियामक के दायरे में नहीं आती हैं, बात सही है।
एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एनबीएफसी होती है वो क्या होती है? सेक्शन 45 IF में परिभाषित किया गया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को। ठीक है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 का सेक्शन 45 IC कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है। तो ये हो गया। इसके बाद और भी व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनको बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। उधार वित्त पोषण, शेयर बॉन्ड डिवेंचर का अधिग्रहण, सरकार स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां, पट्टे पर देने, खरीद जो होती है, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय, मठों का संग्रह, जमा की स्वीकृति, ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 199 नंबर प्रश्न। ठीक है, विभिन्न प्रकार के एनबीएफसी गतिविधियों के नियामकों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है इसमें, ये बताना है हमको। ठीक है ना, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है भाई। तो एनबीएफसी गतिविधियों नियामकों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। बात सही है, गलत है? गलत है ये। ठीक है, दूसरा है चिटफंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं। सही है क्या? तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है और हमें गलत बताना था, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, इसमें नीचे उत्तर दिख रहा था बहरहाल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हमने नकल किया था। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियां निधि कंपनियां कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित होती हैं। म्यूचुअल बेनिफिट जो कंपनियां होती हैं वो निधि कंपनियां कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा विनियमित होती हैं, ना कि सेबी के द्वारा, ध्यान रखना। दूसरा है, इसलिए पहला गलत हुआ। दूसरा, चिट फंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं, ये बात सही है, ध्यान रखना है चिट फंड। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर है 200। अब देखते हैं इसके बारे में भाई, एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं 200 नंबर में क्या है कि इसमें सही बताना है, सही कौन सा है। तो डिपॉजिट्स का प्रमाण पत्र जो सीडी का अर्थ होता है कि कारपोरेट के द्वारा जारी किया गया ऋण जो मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ 1 वर्ष तक जारी किया जाता है और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है। मतलब डिपॉजिट का प्रमाण पत्र है एक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कॉरपोरेट द्वारा जारी किया गया ऋण होता है जो मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ 1 वर्ष तक जारी किया जाता है और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है। बात सही है क्या? गलत है। ठीक है, इसमें सही बताना है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, कमर्शियल जो पेपर होता है एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या सा कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है, मतलब पी नोट के रूप में। ठीक है ना, तो भाई दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हुआ, इसलिए सही उत्तर हो गया इसका बी। ठीक है ना, सही बताना था ना, हाँ सही बताना था, इसलिए सही उत्तर इसका बी हो गया। चलिए पहला स्टेटमेंट गलत था, हाँ सही है बी। देखते हैं क्या है। गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का अर्थ क्या होता है? एक कारपोरेट के द्वारा जारी किया गया एक ऋण उपकरण मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ 1 वर्ष तक और निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। अब इसको फिर से देख लेते हैं, स्टेटमेंट और आपका व्याख्या आपकी। तो प्रारंभ, ये देखिए डिपॉजिट्स का प्रमाण पत्र है सीडी एक कॉर्पोरेट द्वारा जारी किए गए, तो ये डिपॉजिट्स का प्रमाण पत्र बात हो रही थी यहाँ, लेकिन ये जो ऊपर बताया गया है अर्थ यहाँ से ये पूरा क्या है, ये आपका एनडीसी है, ना कि डिपॉजिट्स का प्रमाण पत्र। गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का अर्थ है ये सब। ठीक है, चलिए पहला गलत हुआ इसलिए। दूसरा क्या है भाई, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 201 देख लेते हैं। चलिए, व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है भाई?
व्हाइट लेबल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये बताना हमें। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि गैर बैंक संस्थाओं के द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम की बात हो रही है, तो गैर बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा स्वामित्व होगा और संचालित होगा, इससे एटीएम को हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। बात सही है, तो सही हो गया। ठीक है, सही उत्तर ही बताना था ना। हाँ, दूसरा है कि व्हाइट लेबल एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, ये भी बात सही है। ठीक है, अब गैर बैंक संस्थाओं का स्वामित्व है और संचालित भी वही कर रहे हैं, तो किसी विशेष बैंक के लोगों को क्यों वो करेंगे। ठीक, सीधी सी बात है। तीसरा क्या है, ऑपरेटरों को बैंक ग्राहकों से सीधे एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क लेने की अनुमति है, ऑपरेटर जो संचालित कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है बैंक ग्राहकों से सीधे एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क लेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, सही बताना था यहाँ पे। तो पहला और दूसरा सही, इसलिए सही उत्तर इसका हो गया बी। बी फॉर बी है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं क्या है। अब देखिए, गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित जो एटीएम होता है उसी को बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, दूसरा क्या है, एटीएम में नकद प्रायोजित बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। नकद जो पैसा होता है वो प्रायोजित बैंक के द्वारा दिया जाता है। भाई स्टेट बैंक का अकाउंट है तो आप क्या दूसरे एटीएम से, मतलब पीएनबी की एटीएम से एटीएम कार्ड यूज करके पैसा निकाल लेंगे? नहीं। ठीक है, उसी तरीके से एटीएम में नकद जो होता है वो प्रायोजित बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि एटीएम मशीन में बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती। ये बात सही है, सबको पता है ये चीज़ कि आप किसी भी एटीएम मशीन में जाएं, एसबीआई का कार्ड लगाएंगे या एचडीएफसी का लगाएंगे या आईसीआईसीआई का, जो भी लगाएंगे, पैसा आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। ठीक है, ये सफ़ेद लेबल वाले एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, यही था ना दूसरा स्टेटमेंट आपका। ठीक है, तीसरा क्या है, अगला क्या है कि ऑपरेटर बैंक के ग्राहकों द्वारा एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए बैंकों से शुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं और उन्हें सीधे बैंक ग्राहक से शुल्क लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ये लेता कौन है, बैंक लेती है, ना कि ऑपरेटर लेता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए क्या है इसमें। टाटा ने इंडिकैश के ब्रांड नाम के तहत भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम लॉन्च किया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका फैक्ट भी हो सकता है, स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि टाटा ने इंडिकैश के ब्रांड के नाम से भारत में पहला व्हाइट लेबल एटीएम जारी किया है या लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संदर्भ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संदर्भ बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि बैंक केवल 1 लाख रुपए के शेष तक बचत खाता प्रदान करता है। बात सही है क्या, सही नहीं है पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, यह संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के साथ काम करता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ही ना है इसका नाम, तो ये भी ध्यान रखना है, पोस्ट। ठीक है ना, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही नहीं है बताना है, तो हमें जब सही नहीं बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब पहला गलत है। देखते हैं, हाँ पहला गलत है। अब देखिए, बैंक 1 लाख रुपए तक की बचत और चालू खाता प्रदान करता है, तो गलत क्यों था भाई, 1 लाख तो वहाँ बताया गया, शेष तक बचत खाता सिर्फ बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो बचत नहीं, चालू खाता भी प्रदान करता है 1 लाख रुपए तक, ये ध्यान रखना है। बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक, 100% है सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो संचार मंत्रालय, ये भी ध्यान रखना कि संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के साथ काम करता है। तो संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के साथ काम करता है, जो कि 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक बैंक है,
नाम है इसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ध्यान से। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मुद्रा के बारे में बताना, मुद्रा बैंक के बारे में, ठीक है। यह सूक्ष्म वित्त संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है जो एमएसएमई को प्रदान करते हैं। सही बताना है। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, सही है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए, सूक्ष्म वित्त संस्थानों गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण प्रदान करता है जो एमएसएमई को ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। मुद्रा बैंक के तहत तरुण श्रेणी को 50,000, मतलब तरुण मतलब कौन, जो बड़े हो चुके हैं, उनका कितना भाई, 5 लाख है मेरे ख्याल से ना, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये सबको पता होगा। बैंक सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगा, कौन, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में काम करेगा, ये तीसरा स्टेटमेंट था आपका, ठीक है ना, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट था, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, इसका दूसरा गलत है, सही बताना था, इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके देख लेते क्या है, सी है, हाँ सी सही उत्तर है इसका। इसके बारे में देख लेते क्या है। एक चीज़, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक नाम है इसका, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी नाम है, बैंक तो नाम ही है। भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है। सूक्ष्म वित्त संस्थानों, ध्यान रखना है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कम दर पर ऋण देता है, ज़्यादा दर पे नहीं, कम दर पे, जो एमएसएमई को क्या ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए, बैंक अपने ग्राहकों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा। 3 श्रेणियां होंगी भाई, कौन कौन सी, एक बच्चा, बचपना मतलब शिशु, किशोर और तरुण, 3 श्रेणियां हैं। अब देखिए, तो तरुण के लिए 10 लाख है, 5 से 10 लाख है ना, ठीक है। देखिए, तो शिशु के लिए क्या भाई, अधिकतम स्वीकृत ऋण राशि के आधार पर होगी, जैसे शिशु के लिए क्या है 50,000 तक, किशोर के लिए क्या है 50,000 1 रुपये का 10 सैकड़ा, 1000, 10,000, ये इससे लेके 5 लाख तक, ठीक है। इनके लिए 5 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक का तरुण के लिए लोन दिया जाएगा, ऋण की अनुमति है, ठीक है ना। तो 50,000 तरुण के लिए नहीं था वहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया, ठीक है। आगे भी है कि बैंक लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की सहायक कंपनी के रूप में काम करेगा। ये कौन, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक सिडबी के सहायक कंपनी के रूप में काम करेगा। ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि सिडबी के सहायक कंपनी के रूप में काम करेगा मुद्रा बैंक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, ठीक है। निम्न किस राज्य की सीमा म्यांमार से लग रही है, बताना है कि म्यांमार से कौन सी सीमा लग रही है, कौन सा स्टेट है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो भाई देखिए, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो त्रिपुरा है क्या, त्रिपुरा को हटा देते हैं, क्यों हटा दे भाई, इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसको जीरो सीमा भी बोलते हैं त्रिपुरा को, ठीक है ना। तो तीनों तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ तो भारत ही है भाई, तो त्रिपुरा हट गया। अब देखिए, एक एक जहाँ भी है उस सबको काट दो, सब में है, एक एक सब में दिया गया है, तो हमने तीनों को हटा दिया, ए सी डी तीनों हट गए, बचा कौन सा, बी। तो बी सही नहीं होगा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर तीनों है। तो ये तीनों जो है म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं। अब आपको बता दें कि जो अराकान योमा पटकाई श्रेणी है, ये इरावदी नदी के द्वारा अलग होते हैं म्यांमार से, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहले स्टेट में इसका व्याख्या देख लें क्या है। हाँ ये देखिए दे दी गई इसमें, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, म्यांमार, ये नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और कौन सी, मणिपुर है, यहाँ पे म्यांमार लिख दिया गया है गलती से, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं।
अगला प्रश्न, वर्टिकल फार्मिंग बतानी। वर्टिकल फार्मिंग से लाभ क्या क्या होते हैं। अब वर्टिकल फार्मिंग से लाभ क्या हो सकते हैं। अधिकतम फसल उपज, कम कार्बन प्रिंट, न्यूनतम पानी का उपयोग। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज, क्षैतिज होता है, तो खेती तो क्षैतिज ही होती है। अब ऐसे तो होती नहीं कि ऊपर से नीचे की खेती होगी, किसी दीवार पे थोड़ी ना सब्जी गेहूँ उगाया जाता, ठीक है। तो इस क्षैतिज का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, ऐसे, तो कुछ जगह देखिए ऐसे खेती बनाई जाती है, जिससे अधिकतम उपज होगी, कम कार्बन प्रिंट होगा, न्यूनतम पानी का उपयोग किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे इसमें भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा वही, ठीक है। ये नमी अपनी ले लेगा, फिर ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। तो इस तीनों सही है ये, ठीक है ना। चलिए, हाँ डी सही उत्तर है, हाँ ठीक है। देखते हैं क्या है। ऊर्ध्वाधर खेती के कई फायदे होते हैं, जैसे क्या, यह अधिकतम फसल के उपज की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्ध्वाधर खेती पूरे साल में फसलों को उगा सकती है। बात सही है, पूरा साल तक उगाएगी ये खेती फसलों को, क्योंकि यह मौसम पर निर्भर नहीं है, ठीक है। एक और लाभ है, यह परिवहन लागत को भी कम करता है। वो कैसे करता है भाई, यह परिवहन के लिए सस्ता होता है, क्योंकि आप शहरों में ऊर्ध्वाधर खेतों का निर्माण कर सकते हैं। सही है, गांव में नहीं, शहरों में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ से परिवहन की लागत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आप शहर में हैं तो मार्केट के आसपास होंगे, तो वहाँ से कम किराया, कम पैसा खर्च करके आप अपने मार्केट तक अपने सामान को पहुँचा सकते हैं, ठीक। इसलिए आपको अन्य क्षेत्रों से फसलों को आयात करने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि परिवहन की आवश्यकता कम होने से प्रदूषण भी कम होगा। बात सही है। एक और लाभ है, क्या है कि वो पानी का कम उपयोग होता है। वो कैसे होता है, अब ये देखना है कैसे होता है भाई पानी का कम उपयोग। देखिए, चूँकि पानी का उपयोग नियंत्रित तरीके से किया जाता है, इसलिए पानी का नुकसान भी बहुत कम होता है इसमें। ऊर्ध्वाधर खेती केवल 10% पानी का उपयोग करती है, जो पारंपरिक खेती के तरीकों का उपयोग करती है, ठीक है। मान लीजिए इसमें पारंपरिक खेती में 100 लीटर पानी लग रहा हो, तो इस वाले ऊर्ध्वाधर खेती में 10 लीटर पानी लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अरे चलिए, कोई नहीं। हाल ही में ऑक्टोक्रिलिन के संदर्भ में बताना है, ये समाचार में था, तो था क्या, ये कोरल रीफ्स हैं। ये सही सामने दिख रहा है, तो इसलिए कोरल रीफ ही है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम फालतू जाएगा। इसके बारे में देख लेते क्या है। ऑक्टोक्रिलिन जो कुछ सौंदर्य प्रसाधन, ध्यान रखना, सजावट के वाले सामान इसमें हैं, बालों के उत्पादों में उपयोग किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन। और इसमें मूंगा में फैटी एसिड एस्टर के रूप में जमा होता है। ये मूंगा में क्या होता है, ऑक्टोक्रिलिन जो होता है मूंगा में फैटी एसिड एस्टर के रूप में जमा होता है, जो समुद्री जीव के लिए विषाक्त हो सकता है, ठीक है ना। तो सौंदर्य प्रसाधन कितना खतरनाक है ये आप देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 207 नंबर प्रश्न है, जलवायु महत्वाकांक्षा गठबंधन नाम है इसका, 207 नंबर प्रश्न है। तो जलवायु महत्वाकांक्षा प्रबंधन के संबंध बताना, कौन सा कथन सही है। यह देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों और क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जो 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बात सही है क्या, सही है भाई। दूसरा है, भारत गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे बोल देता भारत अभी तक इस गठबंधन का हिस्सा नहीं, तो अभी तक वाला जो शब्द आता ना, ये गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे सोचने के लिए रुकना पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हो, ठीक है। इसका सही उत्तर सी है, हाँ। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन गठबंधन क्या है कि देशों, व्यवसायों, निवेशकों, शहरों, क्षेत्रों के एक साथ लाता है, जो 2050 की, ध्यान रखना 2050 की बात हो रही है इसमें, शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे होंगे। वही देश, वही व्यवसाय, वही निवेशक, वही शहर, वही क्षेत्र को साथ में लाएगा, ठीक है। इस गठबंधन में देश की भागीदारी चिली, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, यूके का मतलब यहाँ पे, कि सरकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के समर्थन के साथ है, ठीक है। इसके अलावा यूएनडीपी भी है इसमें, ठीक। चलिए
यूएनएफसीसी के तहत एक सामूहिक इकाई के रूप में यूरोपीय संघ को छोड़कर इसके कुछ सदस्य राष्ट्र जैसे कौन, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, स्पेन है, 73 की सूची में अधिकांश अन्य छोटे विकासशील और द्वीप राष्ट्र भी हैं जिनका उत्सर्जन बड़ी की तुलना में नगण्य है। ठीक है ना, बड़े देशों की तुलना में इनका क्या है, नगण्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत जैसे उत्सर्जक देश क्या हैं, ये बड़ों की श्रेणी में आते हैं। यूएसए, चीन, भारत, ये सब क्या हैं, बड़े देशों की श्रेणी में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा है, आगे है कि रेस टू जीरो अभियान, रेस टू जीरो अभियान अग्रणी नेटवर्क विज्ञान द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई समुदाय से पहल की गई एक साझेदारी है। ठीक है ना, तो रेस टू जीरो अभियान क्या है, अग्रणी नेटवर्क विज्ञान द्वारा संचालित जलवायु कार्रवाई समुदाय से पहल की साझेदारी है। इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न होगा ये आज का। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र, यही ना, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनईपी, यही तो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है ना, तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी कर रहा है? यूएनईपी। हाँ ठीक है, ये देखिए दिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।